नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जैसे को तैसा। जब चालबाज बहू को पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि दिन में तारे नजर आने लगे। अजी सुनते हो, अपने बेटे का क्रिकेट मैच में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। उसके स्कूल से स्पोर्ट्स टीचर का फ़ोन आया था। वह चाहते हैं कि स्टेट लेवल पर खेलने के लिए उसे एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराई जाए। कविता ने अपने पति आलोक को चाय के कप देते हुए कहा तो आलोक हैरानी से कहने लगा, अरे वाह, हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। हाँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी है। उसकी ट्रेनिंग में करीब 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, महीने के 60,000 तो मेरी तनख्वाह है। इसमें मकान का किराया भी जाता है, घर का राशन भी आता है, बच्चों की फीस भी भरता हूँ, और तुम्हारे खर्चे सो अलग। अगर इतनी ही चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, तो तुम महंगी ड्रेस खरीदना और किटी पार्टी पर जाना बंद कर दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी देख लो, जिससे मुझे भी थोड़ा सहारा हो सके। देखो जी, मेरी किटी पार्टी पर तो उंगली उठाने की ज़रूरत है नहीं, और ना तो नौकरी मेरे बस की है, और ना मेरे खर्चे कम होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने गांव की ज़मीन और माँ बाबूजी के मकान बेच क्यों नहीं देते? उसे बेचकर जो पैसा आएगा, उससे तो हम एक मकान भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। कविता, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर माँ बाबूजी का क्या होगा? मैं तो उनसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ आकर रहने के लिए, लेकिन वह लोग कहते हैं कि गांव की साफ़ हवा ही उन्हें रास आती है। अब वे लोग अपना गांव छोड़ना ही नहीं चाहते, तो मैं कैसे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? आलोक, चाहे कैसे भी करके उन्हें मनाना तो पड़ेगा। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। और फिर तुम्हारे माँ बाबूजी हैं ही कितने दिनों के मेहमान, आज नहीं तो कल उन्हें भगवान के पास जाना ही है। कविता, ये क्या अनाप शनाप बातें किए जा रही हो तुम मेरे माँ बाबूजी के बारे में? तुम एक काम करो, अगले हफ्ते दीपावली आ रही है, हम सब 4-5 दिन की छुट्टी मनाने के लिए वहीं चलते हैं। इस दौरान मैं माँ बाबूजी से बात करूँगा। 1 हफ्ते बीत जाने के बाद आलोक और कविता अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाबूजी के गांव पहुँचे। गांव में घुसते ही दोनों बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, दादू दादी, और जाते ही दोनों ने अपने दादा दादी की झप्पी डाल दी। अपने बहू बेटे और पोते पोती को अचानक आया देख सोहन लाल जी और बिमला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सोहन लाल जी बोले, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस दीपावली पे यहाँ चले आए, वरना हमारी तो हर दीपावली सुनी ही जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा बाबूजी। और ये देखिए, आपकी बहू आपकी फेवरेट पंजीरी और मठरी भी बना कर लाई है। आलोक ने कहा तो कविता भी बोली, माँ मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। वाह बेटा, जीती रहो, दिल खुश कर दिया तुमने। विमला जी और सोहन जी अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। 3 दिन कविता ने अपने सास ससुर की खूब सेवा की, अपने सास ससुर को बढ़िया पकवान बनाकर खिलाया। आलोक ने भी अपने पिता की दवाइयों और खाने का ख्याल रखा। एक दिन डिनर करते हुए सोहन लाल जी अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा शहर में सब कैसा चल रहा है? आलोक बोला, बस बाबूजी क्या बताऊं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है, समझ नहीं आता कि बाकी के खर्चे कैसे पूरे करूं। उस समय रसोई घर में रोटी सेकती कविता यह बातें सुनकर तुरंत आ गई और मौके पे चौका मारने के इरादे से बोली, माँ बाबूजी क्यों ना हम एक काम करें, यह गांव का मकान बेच देते हैं और वहाँ पर एक बड़ा घर लेकर सब मिलजुल कर रहेंगे। आखिर आपको भी अपने बच्चों से सेवा पाने का अधिकार है। जो बात आलोक कहने से झिझक रहा था, कविता ने तुरंत बोल दी। तो आलोक भी उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, मकान ही क्यों, मैं तो कहता हूँ बाबूजी ये ज़मीन भी बेच दें तो इतना पैसा हो जाएगा कि हम शहर में भी बहुत बड़ा मकान खरीद कर रह सकते हैं। बेटा बहू की बातें सुनकर सोहन लाल जी को बहुत खुशी हुई और तुरंत इस बात पे हामी भर दी। जबकि विमला जी थोड़े परेशान हो गईं और खाना खाने के बाद रात को जब कमरे में आई तो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, बात तो बच्चों की ठीक है और मैं भी जानती हूँ कि मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं,
और इस बार तो बहू ने मेरा दिल ही जीत लिया, लेकिन फिर भी मकान और ज़मीन बेचने को मेरा मन नहीं मानता। अपने गांव के मिश्रा जी भी तो मकान बेचकर बेटे बहू के साथ गए थे, लेकिन सुनने में आया है कि वे आजकल वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हमें सोच समझकर ही फैसला लेना होगा। अरे बिमला, मिश्रा जी के बेटे को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक नंबर का लालची था वो। उस जैसी औलाद से तो औलाद ना होना बेहतर। तुम उनकी तुलना अपने बेटे से मत करो। हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। आलोक के कहने पर सोहन लाल जी ने अपना मकान और ज़मीन बेचने पर लगा दी और कुछ ही दिनों में सब कुछ बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले गए। सोहन लाल जी ने आलोक को एक बड़ा सा घर दिलवाया, जहाँ सब लोग एक साथ रहने लगे। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। आलोक और बहू अपने माँ बाबूजी की खूब सेवा करते। सास बहू आपस में माँ बेटी की तरह रहने लगी। सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगी हुई थी और बाकी सारा काम वे दोनों मिल बांट कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे कविता ने काम से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में विमला जी को अपनी बहू के व्यवहार में परिवर्तन नज़र आना शुरू हो गया। बहू पूरे घर को अपने अनुसार चलाने लगी और घर के हर काम में अपनी मनमानी करने लगी। घर का सारा खर्चा उसने अपने हाथों में ले लिया। काम वाली बाई भी हटा दी, क्योंकि उसे लगता था कि जब घर में सास ससुर बैठे ही हैं तो काम वाली को पैसा देना बेकार है। कविता आए दिन अपनी सहेली संग घूमने निकल जाती या घर पर किटी पार्टी अरेंज कर लेती, जिस कारण बच्चों को संभालने के साथ साथ रसोई का सारा काम भी एक बाई की तरह बिमला जी को संभालना पड़ता। उधर सोहन लाल जी को सब्जी दूध लाने और बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टॉप पर छोड़कर आने जैसे काम दे दिए गए। वैसे तो बिमला जी दिन भर काम में लगी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही उनकी कमर में थोड़ा दर्द था। सफाई करने और खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम करते करते रात तक विमला जी की कमर में इतना तेज़ दर्द होना शुरू हो गया कि वह दर्द से कराने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर सोहन लाल जी से रहा ना गया। अगले दिन उन्होंने बेटे को साफ साफ कह दिया कि अगर बहू से काम नहीं होता तो सफाई और बर्तन के लिए एक काम वाली लगा लो, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारी माँ इतना काम नहीं कर सकती। लेकिन बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी तनख्वाह पहले जितनी ही है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं काम वाली का खर्चा उठा सकूं, और वैसे भी माँ और कविता मिलकर सारा काम कर लेते हैं। आप शांति बनाए रखिए। लेकिन बेटा, घर का लगभग सारा काम तुम्हारी माँ ही करती है, और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो आए दिन तो बहू पार्टियों में जाती रहती है, शॉपिंग करने जाती है। आए दिन नए से नए कपड़े पहनते हो तुम लोग। इस सब के लिए तुम्हारे पास पैसा है तो कामवाली के लिए क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी माँ भी इंसान है। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनते ही कविता तमतमा उठी। बाबूजी, आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, और अगर दिन में थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? और फिर आप दोनों दिन भर करते ही क्या हो? अगर थोड़े हाथ पैर चला भी लिए तो कौन सी मुसीबत आ गई? बहू की बातें सुनकर विमला जी और सोहन लाल जी अवाक रह गए, और उनका बेटा आलोक उसे गुस्से भरी निगाह से उसे कमरे में आने का इशारा करके चला गया। जैसे ही कविता कमरे में आई, आलोक बोला, कविता थोड़ी तो शर्म करो। उनका ही सब कुछ लूट कर आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। आलोक की बात सुनकर कविता बड़बड़ाते हुए बोली, तो क्या गलत कह दिया मैंने? उनके कारण मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। मैं पार्टी में भी जाऊंगी और लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े भी खरीदूंगी, और अगर उन्हें ऐतराज़ है तो वह लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कविता? वे लोग हमारे खातिर अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए हैं, और तुम्हें भी मालूम है कि उनके यहाँ रहते हुए तुम्हें कितनी सहूलियत है। बढ़िया खाना, घर की साफ़ सफाई, बच्चों की देखभाल और घर की चौकीदारी, सब काम तो वो कर देते हैं। मुझे सब मालूम है, लेकिन जो तीखी बातें उन्होंने आज मुझे सुनाई हैं, उसके बाद मैं उन्हें यहाँ हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर आलोक अपना सर पकड़कर बैठ गया।
लेकिन अब कविता ने तय कर लिया कि वह अपने सास ससुर को चैन से नहीं रहने देगी। खैर कुछ दिन यूं ही बीते। आज सोहनलाल जी और बिमला जी की शादी की सालगिरह थी। यह दिन सोहनलाल जी के लिए बहुत खास था, इसलिए वह आज बहुत खुश थे। हर बार की तरह इस बार भी वह अपनी शादी की सालगिरह को बहुत यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए सोहनलाल जी ने सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही सोहनलाल जी कमरे से बाहर निकले तो बहू ने उनके हाथ में एक थैला और 500 का नोट थमाते हुए कहा, बाबूजी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, ले आइएगा। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया पत्ती लाना मत भूलिएगा। सोहनलाल जी ने देखा कि आलोक भी अपने काम पर जाने को तैयार था और चाय नाश्ता कर रहा था। सोहनलाल जी अपने बेटे के पास गए और कहने लगे, बेटा तुम्हें तो पता ही है आज का दिन मेरे लिए कितने मायने रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को सरप्राइज़ दूँ। कहते हुए सोहनलाल जी ने अपने बेटे से कुछ पैसे मांगे तो आलोक ने कहा, बाबूजी मैं तो महीने की तनख्वाह लाकर कविता के हाथ में दे देता हूँ, आप उसी से मांग लीजिए। ऐसा कहकर आलोक अपने कमरे में चला गया। बाबूजी ने जब बहू की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो कविता आंखें तर्राते हुए बोली, बाबूजी आपको तो मालूम ही है कि इनके महीने की तनख्वाह कितनी मिलती है। इतनी महंगाई में गुजारा भी मुश्किल से होता है, और फिर आपकी कमाई तो अब रही नहीं और आप इस उम्र में सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं। अपने पुराने शौक़ अब भूल जाइए और राम का नाम जपिए। आपको जितने पैसे दिए हैं उतने में सब्जी आ जाएगी, फालतू के खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना कहकर कविता वहाँ से चली गई। सोहनलाल जी उनकी बातें सुनकर स्तंभ खड़े रह गए। आज वे स्वयं को लाचार और ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। तभी सोहनलाल जी की पोती उनके पास आई और पूछने लगी, दादाजी आप कुछ सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, आज ऐसा क्या स्पेशल है? सोहनलाल जी उसकी बात सुनकर उसे लाड़ करते हुए बोले, अरे बिटिया, आज तुम्हारी दादी और मेरी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 40 वर्ष में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी दादी को कोई उपहार ना दिया हो। लेकिन इस बार शायद कहते कहते अचानक सोहनलाल जी का गला भर गया और वह थैला और पैसा उठाकर सब्जी लेने के लिए चल दिए। सब्जियां खरीदते समय भी सोहनलाल जी के कानों में उनकी बहू द्वारा बोले गए मिर्ची से तीखे शब्द लगातार गूंज रहे थे और सोचने लगे, लोग कहते हैं कि अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमने तो कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए बिता दिया और आज ऐसी हालत हो गई है कि पत्नी को उपहार देने के लिए जेब में 500 रुपये भी नहीं हैं। सब्जी खरीद कर जब सोहनलाल जी वापस आने लगे तो देखा कि एक दुकान पर कढ़ाई वाला दूध बन रहा था। गांव में कढ़ाई वाला दूध तो बिमला को बहुत पसंद है। गांव में रहते हुए जब भी हम शाम को टहलने निकलते थे तो लाला की दुकान पर रुककर कढ़ाई वाला दूध का आनंद उठाते थे। कविता ने सब्जियों के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से 50 रुपये बच गए थे, तो सोहनलाल जी ने बिमला जी के लिए दूध खरीद लिया और संतुष्ट दिल से घर लौट आए। सोहनलाल जी को पसीने से तरबतर देखकर बिमला जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछने लगी। इस उम्र में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? अब से आप आराम करेंगे, यहाँ सब्जी की रेहड़ी आती है, थोड़ी महंगी सही, हम लोग यहीं से सब्जी खरीद लेंगे। अरे बिमला, ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेरे जीवन संगनी, तुम्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहते हुए उन्होंने कढ़ाई वाला दूध बिमला जी की तरफ बढ़ाया। बिमला जी मुस्कुरा कर बोली, आप भी हद करते हैं। जीवन में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी आप किसी न किसी तरह मेरी ज़िंदगी में मिठास घोल देते हैं। तभी उधर से कविता आई, बाबूजी मैंने आपको धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाने को कहा था, वह कहाँ हैं? बोलते हुए उसकी नज़र बिमला की तरफ गई और उनके हाथ में कढ़ाई वाला दूध देखते ही भड़क पड़ी। अच्छा, तो वह पैसा आपने माँ जी के लिए दूध लाने में खर्च कर दिया? शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? विमला जी बोली, बहू इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, यह तो केवल मेरी खुशी के लिए मेरा मनपसंद दूध खरीद कर ले आए थे। ये बात चल ही रही थी कि अपने दादा दादी को एनिवर्सरी का तोहफा देने के लिए उनके पोते पोती बगीचे से कुछ फूल तोड़कर
उनके एक गुलदस्ता बनाकर ले आए और बोले, दादा दादी हैप्पी एनिवर्सरी। विमला जी और सोहनलाल जी अपने पोते पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। अपने बच्चों का दादा दादी के साथ लगाव देखकर कविता जल भुनकर कोयला हो गई। उनके कान पकड़ते हुए बोली, जब देखो अपने दादा दादी के आसपास मंडराते रहते हो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? चलो यहाँ से। तभी आलोक घर में आया और बोला, जब भी घर आता हूँ बस कलेश। अब क्या हो गया? तो कविता ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर आलोक अपने माँ बाबूजी के पास आया और बोला, आप दोनों इस घर में शांति से नहीं रह सकते क्या? जब से आप लोग आए हैं मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। और बाबूजी, अब आपकी कमाई नहीं है तो अपने पुराने शौक पर भी जरा लगाम लगाइए। यह बात सुनकर सोहनलाल जी को गुस्सा आया और वह बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इस तरह से बात करने की? यह मत भूलो कि केवल हमारी वजह से आज तुम लोग इस घर के मालिक बने बैठे हो। तो कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों ने। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। यह कहते हुए गुस्से में तिलमिलाते हुए आलोक अपने पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। विमला जी और सोहनलाल जी अपने बेटे और बहू के रवैये पर हैरान थे। सोहनलाल जी की नज़र अपनी पत्नी की ओर गई तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। बस अब बहुत हुआ, यह सोचकर सोहनलाल जी अपनी अलमारी खोलकर कुछ कागज़ निकालने लगे। अगले दिन सुबह जब आलोक नौकरी पर जाने के लिए तैयार होकर जूते पहन रहा था तो देखा सोहनलाल जी अपने थैले में कुछ कागजात रखते हुए बाहर की ओर निकल रहे थे। तब आलोक ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो सोहनलाल जी बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसे की ज़रूरत है। इस पर आलोक ने कहा, आपको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सोहनलाल जी बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा। भले ही तुम्हारे कहने पे मैं गांव का मकान और ज़मीन बेच दिया, लेकिन फिर भी मेरे पास एफडी में कुछ पैसे पड़े हैं और वह मेरे हैं। शाम को तुम ऑफिस से घर आओगे तो मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर सोहनलाल जी घर से बाहर निकल गए। शाम के 7 बज चुके थे। आलोक भी ऑफिस से घर वापस आ चुका था, लेकिन सोहनलाल जी अभी तक घर नहीं आए थे। उधर विमला जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। करीब 7:30 बजे सोहनलाल जी जब घर लौटे तो उनके हाथ में कुछ उपहार थे। आप कहाँ चले गए थे? मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। सोहनलाल जी ने देखा उनकी पत्नी की आंखों में घबराहट थी, तो उधर आलोक और कविता उनको गुस्से से भरी निगाहों से देख रहे थे। बेटा बहू की गहरी निगाहें देखते हुए सोहनलाल जी विमला जी से कहने लगे, अरे भगवान, कल तो शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। तुम्हारी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद सिल्क की साड़ी खरीद कर लाया हूँ और तुम्हारी पसंद की दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी भी लाया हूँ। जो सेलिब्रेशन हमने कल नहीं किया वह आज करेंगे। हमें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए सोहनलाल जी सोफे पर बैठे और सामने रखी मेज़ पर एक पैर रखा और दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठ गए। ससुर जी की बातें सुनकर कविता गुस्से से लाल हो रही थी, तो आलोक अपने पिता को झाड़ते हुए बोला, बाबूजी, यह कोई तरीका है घर में बैठने का? अगर आपको लेटना ही है तो अपने कमरे में जाकर लेटिए। तो सोहनलाल जी बोले, यह घर मेरा है, ये सोफ़ा मेरा है और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और क्या खाना चाहिए? अपने बाबूजी की मुंह से ऐसी बातें सुनकर आलोक और कविता का मुंह खुला का खुला रह गया। कविता बोली, आप शायद भूल रहे हैं, यह मकान आपका नहीं, मेरे पति का है। इस घर पर केवल हमारा हक है। यहाँ वही होगा जो हम और मेरा पति चाहेंगे। कविता के मुंह से जिल्लत वाली बातें सुनते हुए सोहनलाल जी इस आरामदायक अवस्था में बैठे रहे और बोले, तुम किस हक की बात कर रही हो बहू? पूछो अपने पति से कि यह मकान किसके नाम पर है। टैक्स बचाने के चक्कर में उसने अपनी माँ, जो कि महिला सीनियर सिटीजन है, के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी और मैं भी यही चाहता था कि यह घर तुम्हारी माँ के नाम पर रहे, इसलिए मैंने ही इसे सुझाव दिया था। इस मतलबी दुनिया का हाल देखते हुए
विमला को अपना मकान बेचते समय हम दोनों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। इस घर में मैं जो भी कुछ करूं, उसके लिए मुझे तुम लोगों की अनुमति लेने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। इतना बड़ा धोखा? कविता चिल्लाने लगी। धोखा तो तुम हमारे साथ करने चली थी बहू, जो तुम पर उल्टा ही पड़ गया। जो तुम हमारे साथ करना चाहती थी वह तुम्हारे साथ हो गया। बस फ़र्क इतना है कि पहले इस घर में हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम लोग चलते बनो। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनते ही उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर आलोक बोला, मगर बाबूजी, आप यह बात तो भूल ही रहे हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। तभी कविता बोली, बिल्कुल सही, हम कोर्ट केस करके आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। उन दोनों की यह बात सुनकर सोहन लाल जी बोले, अपना यह शौक़ भी पूरा कर लो बहू, मैं वकील साहब को अभी बुला लेता हूँ। थोड़ी देर में वकील रामानंद जी, जो सोहन लाल जी के खास मित्र थे, वहाँ पहुँच गए। वकील साहब बोले, इस घर पर कानूनन आलोक और कविता का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर पर सारा पैसा सोहन लाल जी की कमाई का है और जिन्होंने सोहन लाल जी की खेत की ज़मीन खरीदी है वह इस बात के गवाह हैं। जो सब कुछ भी है सोहन लाल जी का है। उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, चाहे लाख कोर्ट केस कर लो। सोहन लाल जी की बात सुनकर कविता और आलोक एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर वकील साहब के जाने के बाद सोहन लाल जी बोले, अब तुम ज़्यादा देर मत करो, अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनते ही कविता तो जैसे उबल पड़ी। बस इससे ज़्यादा जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, हम लोग आज ही घर छोड़कर चले जाएंगे। कहते हुए कविता तेज़ी से अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। तभी आलोक अंदर आया और उसे डांटने लगा, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है बाहर कितनी महंगाई है? घर का किराया भी 25,000 है और ऊपर से बच्चों की फ़ीस और राशन पानी। हमारी फिर से वही हालत हो जाएगी जो पहले थी, और वैसे भी सारा किया धरा तुम्हारा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि माँ बाबूजी का ही सब कुछ लेकर उनसे ही बदतमीजी मत किया करो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब पानी सिर से ऊपर चला गया तो यह सब होना ही था, और अब भुगतो। आलोक की बातें सुनकर कविता का सिर चकराने लगा और वह सर पकड़कर धम से बिस्तर पर बैठ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अपने हाथों से बाजी निकलता देख कविता थोड़ी ही देर में बाहर निकली और अपने सास ससुर के पैरों में गिर गई। बाबूजी, गलती तो आखिर बच्चों से ही होती है, लेकिन बड़ों का फ़र्ज़ है कि उनकी गलतियों पर उन्हें डांट कर समझाएं, लेकिन बेघर करना तो गलत है ना। फिर पीछे पीछे आलोक भी बाहर आया और बोला, बाबूजी, अपने पोते पोती के बारे में सोचिए, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। और फिर छोटे मोटे झगड़े आखिर किस घर में नहीं होते, उन्हें बढ़ाने की बजाय बैठकर सुलझाना चाहिए। फिर सोहन लाल जी बोले कि तुम लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखने की मैंने भरपूर कोशिश की, केवल तुम्हारे लिए हम अपनी इच्छाओं को भी भूल गए, पर तुमने तो अपने माँ बाप का प्यार और त्याग पल में ही भुला दिया। लेकिन अब मैं अच्छा पिता बनने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, अब मुझे केवल एक अच्छा पति बनना है। और आलोक, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मुझे महीने के 10,000 रुपये देने होंगे, जिससे मैं और मेरी पत्नी अपना घर चला सकें, और घर और रसोई का सारा काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ अब से घर का कोई काम नहीं करेगी। यदि तुम्हें मंजूर है तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। इतना कहने के बाद सोहन लाल जी अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपना पसंदीदा भोजन करने लगे। उस दिन के बाद से आलोक समय पर अपने पिता के हाथ में महीने का खर्च थमा देता। उधर कविता ने भी वचन दिया कि वह अपनी भूल सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। अब सोहन लाल जी ने अपनी पत्नी को समझा दिया था कि अब अपनी ज़िंदगी की खुशियों को किसी के लिए कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए जीना शुरू करो और ठाठ से जियो। उस दिन के बाद से सोहन लाल जी और विमला जी अपने पोते पोती के साथ बैठकर टीवी देखते, खाते पीते और ज़िंदगी का आनंद उठाते। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।